हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। ये टेस्ट नंबर आपका 68 है। 67 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपी पीएससी, यूके पीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, सीजीपीएससी या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फायदेमंद है। देखिए, टेस्ट जो है कि डेली आ रहा है, ठीक है, और आप लोग जो है कि देखा कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ए ऑप्शन आपका सही है। पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 21 मार्च, 22 मार्च। देखिए, बात की जा रही है पृथ्वी दिवस की। यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, इसका क्या उद्देश्य होता है पृथ्वी दिवस मनाने का? तो इसका उद्देश्य ये होता है कि पर्यावरण के प्रति सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसके संरक्षण के लिए प्रेरित करना। ठीक है। देखिए, 2021 जो पृथ्वी दिवस था 2021 का, उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है रीस्टोर आवर अर्थ। तो ये याद रखिएगा। अभी फिर अप्रैल आने वाला है, तो फिर से दूसरी थीम हो जाएगी, तो उसको याद कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्न हाथी रिजर्व में ओडिशा में कौन सा स्थित नहीं है? संबलपुर, बैतरणी, मयूर झरना, मयूरभंज। पूछा जा रहा है कि निम्न हाथी रिजर्व में से उड़ीसा में कौन सा स्थित नहीं है। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 जो है कि उड़ीसा में सिचुएटेड है, बट एक जो है कि उड़ीसा में नहीं है। तो संबलपुर, ये देखिए, ये भी आपका यहाँ पे उड़ीसा में है। बैतरणी, ये भी उड़ीसा में है। मयूर झरना की अगर हम बात करें तो ये हाथी रिजर्व जो है कि पश्चिम बंगाल में है, मतलब कि ये वेस्ट बंगाल में है आपका मयूर झरना। मयूरभंज जो है कि आपका कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, मतलब कि ये उड़ीसा में नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें आज के डेट में भारत में हाथी रिजर्व क्षेत्र कितने हैं, तो टोटल जो है कि 32 है। ठीक है, और हाथियों की संख्या में भारी गिरावट आ जाने के कारण जो कि केंद्र सरकार ने एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू किया था। कब? तो 1992 में। ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये झारखंड के सिंहभूम जिले से शुरू हुआ था 1992 में। अगर आ जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट, कब शुरू हुआ एलिफेंट प्रोजेक्ट? तो ये 1992 में शुरू हुआ था। ठीक है, कहाँ से? तो झारखंड के सिंहभूम जिले से। देखिए, अगर हम बात करें हाथियों की, तो हाथी की सर्वाधिक संख्या किस स्टेट में है? तो वो है आपका कर्नाटक में। ठीक है, दूसरे नंबर पे हाथी कहाँ पे है? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, पहला नंबर पे सर्वाधिक संख्या तो कहाँ पे है? कर्नाटक में। दूसरे नंबर पे कहाँ पे है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है। कछुआ संरक्षण परियोजना ओडिशा सरकार द्वारा भितरकनिका अभ्यारण्य में किस वर्ष से शुरू किया गया? 1974 से, 1975 से, 1976 से, 1988 से। देखिए, पूछा जा रहा है कि कछुआ संरक्षण परियोजना ये जो है कि उड़ीसा सरकार द्वारा भितरकनिका अभ्यारण्य में किस वर्ष शुरू किया गया। ठीक है, तो देखिए, कछुआओं की भी घटती संख्या को देख करके उड़ीसा सरकार ने इसके संरक्षण के योजना का शुभारंभ जो है कि 1975 में जो है कि उड़ीसा के कटक जिले के भितरकनिका अभ्यारण्य से किया था। कब? 1975 में। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 1975। गंगा डॉल्फिन, 1 मिनट। गंगा डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को, 6 जनवरी 2008 को, 14 सितंबर 2012 को, 30 मार्च 2007 को। देखिए, गंगा डॉल्फिन जो कि भारत की क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है ये। ठीक है, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कि कब घोषित किया गया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये घोषित किया गया था आपका 5 अक्टूबर 2009 को। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम कुछ बात करें गंगा डॉल्फिन की,
तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, क्या नाम है इसका? प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, देखिए गंगा डॉल्फिन जो है कि ये मीठे पानी में रहती है। ठीक है, और ये जो है कि दृष्टिहीन होती है डॉल्फिन। ठीक है, देखिए गंगा डॉल्फिन को मतलब शिकारी करना जो है ना, ये प्रतिबंधित किया गया है। किसके तहत? तो ये भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, और इसका अनुसूची 1 के तहत जो है कि ये प्रतिबंधित किया गया, दंडनीय अपराध है इसका मतलब शिकार करना। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न वन्य जीव अभ्यारण्य में से कौन सा अभ्यारण्य गुजरात में स्थित नहीं है? पूर्णा, नारायण सरोवर, नल सरोवर, विक्रमशिला। देखिए निम्न वन्य जीव अभ्यारण्य में से कौन सा अभ्यारण्य जो है कि गुजरात में सिचुएटेड नहीं है? 3 इसमें से गुजरात में है, एक कौन सा जो है कि गुजरात में नहीं है? देखिए पूर्णा की हम बात करें वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये भी आपका कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, नारायण सरोवर की बात करें तो ये भी आपका गुजरात में है। नल सरोवर ये भी गुजरात में है। विक्रमशिला की हम बात करें तो ये कहाँ पे है? तो ये पड़ता है आपका बिहार में। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है आपका? तो ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, बाकी जो है कि आपके गुजरात में है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। गलत युग में पहचानिए। किन्नर शानी वन्य जीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार, कांवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा, सुखना झील चंडीगढ़। देखिए इसमें आपको गलत युग में पहचानना है। ठीक है, देखिए किन्नर शानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये है आपका बिहार में, ये भी सही है। कांवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये जो है कि कांवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कि आपका हरियाणा में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये बिहार में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गलत है। सुखना झील ये कहाँ पे है? तो ये भी चंडीगढ़ में है। तो गलत युग कौन सा हो जाएगा? तो आपका ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आर्द्रभूमि क्षेत्र राजस्थान से संबंधित नहीं है? अस्तमुदी, सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। देखिए कौन सा आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है कि राजस्थान से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है। अस्तमुदी ये कहाँ पड़ता है? ये आर्द्रभूमि जो है कि केरल में पड़ता है, ये राजस्थान में नहीं है। सांभर झील ये भी राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है, तो ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये इसमें से राजस्थान से संबंधित कौन सा नहीं है? तो अष्टमुदी ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। देखिए अगर हम बात करें थोड़ा सा आर्द्रभूमि के बारे में, तो आर्द्रभूमि क्या होता है? तो आर्द्रभूमि ऐसा भूभाग होता है जो कि पूरे वर्ष में 8 माह जो होता है ना, ये जल से डूबा हुआ रहता है, चाहे वो कोई भी मौसम हो। ठीक है, उसे हम आर्द्रभूमि क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसके संरक्षण के लिए क्या हुआ कि 2 फरवरी 1971 को रामसर मतलब ईरान शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई। ठीक है, इसके संरक्षण के लिए, और इसे आर्द्रभूमि संधि या रामसर संधि कहा गया। ठीक है, कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कहाँ पे? तो रामसर कहाँ पे है? ईरान शहर में। ठीक है, तो इसे जो है कि 2 फरवरी 1971 को तो हस्ताक्षर हुआ, लेकिन ये लागू कब हुआ? तो ये 21 दिसंबर 1975 को ये लागू हुआ। ठीक है, साइन तो हो गया था 2 फरवरी 1971 को, बट लागू हो गया ये 21 दिसंबर 1975 को। ठीक है, भारत इस संधि पे कब हस्ताक्षर किया? तो भारत इस संधि पे हस्ताक्षर किया 1982 में। ठीक है, अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि भारत में कितने रामसर साइट है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा। होकेरसर आर्द्रभूमि किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से, महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से। होकेरसर आर्द्रभूमि, देखिए आर्द्रभूमि के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया। ये होकेरसर आर्द्रभूमि किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। तो ये जो है कि ये है जम्मू कश्मीर से संबंधित होकेरसर आर्द्रभूमि। देखिए जम्मू कश्मीर में कितने आर्द्रभूमि है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो उनके स्टेट में कितने आर्द्रभूमि अपने स्टेट के बताइएगा कि उस स्टेट में कितने आर्द्रभूमि है। ठीक है, राष्ट्रीय हरित
न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2004 में। बात की जा रही है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी बात की जा रही है। इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया? तो देखिए, अगर हम बात करें एनजीटी के बारे में, तो ये जो है कि एक तरह से पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को तेजी से निपटारा करने वाला एक कोर्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए, इसकी स्थापना जो है कि 10 अक्टूबर 2010 10 अक्टूबर 2010 को जो है कि किया गया था राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत। ये मतलब राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत जो है कि इसकी स्थापना जो है कि 10 अक्टूबर 2010 को किया गया, ठीक है। देखिए, भारत जो है कि ये तीसरा कंट्री है जहां पे ये एनजीटी है, ठीक है। इसके पहले 2 ऐसे कंट्री हैं जिनके पास एनजीटी है। अभी तक टोटल जो है कि 3 ही ऐसी कंट्री है जिनके पास एनजीटी है। पहला कौन सा है? पहला ऑस्ट्रेलिया ने एनजीटी का गठन किया था। दूसरा जो है कि आपका न्यूजीलैंड किया था, और तीसरा जो है कि हमारा देश जो है कि भारत ने किया था। तो ये हो जाएगा आपका ए। 2010 में इसका गठन किया गया था, 10 अक्टूबर 2010 को। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1972 में, 1974 में, 1976 में, 1980 में। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई? देखिए, इसकी स्थापना जो है कि सितंबर 1974 में किया गया, ठीक है। सितंबर 1974 में किया गया था। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। लेकिन जो इसकी कार्य और शक्तियां हैं वो दी गई है किसके तहत? तो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 जो अधिनियम है उसके तहत जो है कि इसको इसकी कार्य एवं शक्तियां दी गई हैं। तो ये हुआ था सितंबर 1974 में हुआ था। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विश्व आर्द्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 नवंबर, 2 फरवरी, 3 सितंबर, 2 नवंबर। देखिए, अभी हम लोगों ने बात किया विश्व आर्द्र दिवस की, ठीक है। ये जो है कि कब मनाया जाता है, किस तिथि को? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। 1971 में ये संधि हुआ था ना, हस्ताक्षर, तो उसी दिन हम जो है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, कुछ उपकरण और यंत्र का नाम दिया गया है और उसकी मापन की गई राशि दी गई है, ये बताना है आपको, ठीक है। देखिए, अमीटर जो है कि हम किसको मापते हैं अमीटर से? तो हम धारा को मापते हैं अमीटर से, ठीक है। हाइग्रोमीटर, इससे क्या मापते हैं? तो सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं। स्प्रिंग तुला से हम भार मापते हैं, बैरोमीटर से हम दाब मापते हैं। तो ये हो जाएगा A3B4 C2 एंड D1। ये हो जाएगा ना आपका डी ऑप्शन। तो ये हो जाएगा डी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इसमें भी दिया गया है कि किसको किससे मापते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? तो वायु वेग मापते हैं। सिस्मोग्राफ से हम भूकंप मापते हैं। बैरोग्राफ से क्या मापते हैं? तो बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ये। हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता मापते हैं। इसमें हो जाएगा A3B1 C2 A3B1 C2 कौन सा है ये हमें लगता है कि ये हो जाएगा बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। इसमें भी लैक्टोबैसिलस, इसका जो है कि उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है दही बनाने में, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है दही बनाने में। राइजोबियम, इसका उपयोग किया जाता है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। इस्ट का उपयोग किया जाता है आपका किस में? एल्कोहल उत्पादन में। एस्परजिलस का उपयोग किया जाता है साइट्रिक अम्ल बनाने में, ठीक है। ये हो जाएगा A3B4
एंड C1 ये हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची, एक मिनट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कुछ वैज्ञानिक का नाम दिया गया है और ये आविष्कार किए ये बताया गया है। अगर हम मार्कोनी की बात करें, मार्कोनी ने किस चीज का आविष्कार किए थे? रेडियो का आविष्कार किए थे। कब? 1895 में। ठीक है। अल्फ्रेड नोबल की बात करें हम तो ये डायनामाइट का आविष्कार किए थे। कब? तो ये 1867 में किए थे। कार्टराइटर का ये जो है कि आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो है कि ये नहीं ये जो है कि एक मिनट, ये कार्टराइट तो ये वैज्ञानिक का नाम है ना, और इन्होंने किसका किया था? ये पावर लूम का किया था। ठीक है। और ग्राहम बेल, ये जो है कि टेलीफोन का उपयोग किया था इन्होंने। कब? 1875 में। ठीक है। तो ये हो जाएगा A4 B3 C1 मतलब 4312 ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? हीमोग्लोबिन, मायोसिन, कैसीन, एग्लूटिनिन। देखिए दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कौन सी प्रोटीन पाई जाती है दूध में? तो कैसीन पाया जाता है दूध में। ये प्रोटीन है कैसीन। अगर हम बात करें दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है तो वो हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, रक्ताल्पता को रोकना, लौह का उपयोग, जीवाणु का नष्ट करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? चना, गेहूं, सरसों, धान। निम्नलिखित में किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किस में किया जाता है? वो धान में किया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वीडियो में आपसे, किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा प्रभावी हुआ? 1999 में, 2000 में, 2002 में, 2003 में। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा ये जो है कि किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो ये हुआ आपका 2000 में। देखिए 1 जून 2000 में ये प्रभावी हुआ। देखिए फेमा एक जो है ना कि आधिकारिक निकाय है, ठीक है, जो कि भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने और विनियमित करने वाले कानूनों को कंसोलिडेटेड और रिवाइज करता है ये। ठीक है, फेमा। तो इसका जो है कि प्रभावी हुआ था ये 1 जून 2000 को। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है उच्चावचीय अवरोध से, वायु दाब के अंतर से, ताप के अंतर से, पृथ्वी के घूर्णन से। कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपी पीसीएस 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।